she reached to the interview stage, and in 2021 finally she got rank 8. So इशिता, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो कि ये जो पूरा एग्जामिनेशन है, आपको भी लगभग 3 से 3.5 साल लग गए एग्जाम क्लियर करने में, है ना? तो यहाँ पे कभी ना कभी ऐसा होता होगा कि एक डीमोटिवेशन का स्टेज आता है ना? तो हाउ डज यू ओवरकम दैट? सर डीमोटिवेशन का स्टेज मेरी पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन में हर 4th डे आता था। तो उस दिन मैं तो टाइम लगा के रोने लग जाती थी कि 15 मिनट रोना है और टाइम हो गया है 15 मिनट, अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। कुछ ज्यादा होता था तो मैं अपने भाई से बात करती थी, मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल कर देती थी। और जब बिल्कुल ऐसा हो जाता था कि अब नहीं हो रही है पढ़ाई, मैं बुक्स बंद करती थी, यूपीएससी वर्ल्ड से आउट, मूवीज ऑन, क्योंकि मुझे मूवीज का बहुत शौक है। तो मैं मूवीज देख के अपना स्ट्रेस रिलीज करती थी। सो बेसिकली एक आपको जो बोलते हैं ना कि पूरी प्रिपरेशन में एक देयर इज ऑलवेज मंकी ऑफ टू योर बैक, Yes, उसको थोड़ा सा साइड रखना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, लेट इट आउट जो भी आप चीजें और करना चाहते हैं, और फिर कम बैक करना पड़ेगा। इवन आई रिमेंबर दिस थिंग कि एक आई थिंक इंटरव्यू के टाइम पे 2022 में ही जब आपका 2021 का मेंस का रिजल्ट आया था, तो वी वर टॉकिंग एंड यू सेड कि सर अब मैं इस एग्जाम को दोबारा नहीं दे सकती, है ना? तो वहां से मैं ये बात पूछना चाहूंगा कि ऐसा हर किसी को लगता है, अभी काफी लोग मेंस एग्जामिनेशन भी दे रहे हैं, कि पहले से ही ये फील आ जाता होगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। हर किसी को ये लगता है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो क्या आपको पहले से लग रहा था कि रैंक 8 आ जाएगा? सर रैंक 8 तो बहुत दूर, सपनों में भी नहीं सोचा था ये। मेरे को तो इतना भी डाउट था कि मेरा लिस्ट में भी इस साल नाम आएगा या नहीं आएगा। मैंने आपको बताया भी था कि मैंने 1 वे टिकट करा ली थी बैंगलोर की, कि प्रीलिम्स देके बैंगलोर चली जाऊंगी, क्योंकि अब मुझे यूपीएससी से ब्रेक चाहिए। आई थिंक डीमोटिवेशन से डील करने के भी स्टेजेस होते हैं। एक होता है जब आप इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप को समझा लेते हो, दूसरा होता है जब आपको फ्रेंड्स और फैमिली की जरूरत पड़ती है, तीसरा होता है जब आपको फेज से ही बाहर आना है। तो आई थिंक मेरा वो फेज आ गया था कि मुझे अभी यूपीएससी वर्ल्ड से थोड़ा बाहर आना है, थोड़ा कुछ और एक्सप्लोर करना है। ये ड्रीम था, बिल्कुल इस ड्रीम को मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन थोड़ा सा बाहर आकर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मेंशन किया कि एक लेवल के बाद जब आप एक बेसिक प्रिपरेशन कर लें 2-3 साल लगा के, आपने सारी टेस्ट सीरीज लिख ली, आपने सारे नोट्स बना लिए, उसके बाद अगर आप जॉब के साथ एग्जाम दें तो भी इट इज परफेक्टली फाइन। सर आई थिंक जब आप अपना 100% इस एग्जाम को दे चुके हो, उसके बाद आप कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज इसके साथ कर सकते हो, क्योंकि एक एग्जाम ऐसा है कि इतनी तो रिस्पेक्ट ये डिमांड करता है कि आप अपना 100% एक बार दे लो, टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग एल्स। मैं इस प्रिपरेशन में यही सोच कर आई थी कि मुझे एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट ऐसे देने हैं जिसमें मैं अपना 100% दे दूंगी। उसके बाद भी नहीं होता है तो I will explore other options. Right. You mentioned the thing about family कि once you are unable to manage the pressure by yourself, you have to include your family. So इस examination में जो मेरा experience है कि आप ये एग्जाम को भी अकेले नहीं देते। Your whole family give this examination, उनके भी ट्रिप्स कैंसिल होते हैं, उनके भी जो लाइफ के अदर एजेंडाज हैं वो आपके एजेंडा के सब्ज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना? So how does your family supported you and how does that whole picture come out for you? सर आई थिंक मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। मेरे को ऑब्वियसली एक अलग कमरा तो दिया था, लेकिन वही था कि उसका एनवायरनमेंट जो होता है, आसपास का एनवायरनमेंट, वो ऐसा स्टडी फ्रेंडली बना दिया था कि हमारे घर से मैंने ये बोला था कि मुझे टीवी से डिस्टर्बेंस हो रही है, मेरे पापा ने टीवी उठा के रख दिया था, उन्होंने यूट्यूब पे शिफ्ट कर लिया था अपने को। तो ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस थे। लॉकडाउन जब आया था, क्योंकि मेरे बहुत पेरेंट्स आर वर्किंग, तो मेरा भाई घर का सारा काम करता था। खाना भी बनाना होता था, अगर मम्मी नहीं बना पा रही है तो पापा बनाते थे। मुझसे एक कप चाय भी जो है उन्होंने कभी बनवाई नहीं है मेरी पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे। तो इतना सपोर्ट, इतना कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। और ऑल्सो जैसे इंटरव्यू स्टेज से जब आप वापस आते हो तो आपकी फैमिलीज की ज्यादा उम्मीदें अटैच होती है। आप खुद को संभाल लेते हो, शायद वो नहीं संभाल पाते अपने आप को, क्योंकि उन्होंने इतना मेहनत एस्पिरेशंस बिल्डअप हो जाती हैं कि इस बार तो रैंक आ ही रहा है, इस बार तो रैंक आ ही रहा है, और फिर वो ना कंप्लीट हो तो उनके लिए ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से कोप अप किया, मेरे को मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो और अटेम्प्ट है, अगर ये नहीं होगा तो कुछ और है। तो जब आपकी फैमिली ये कॉन्फिडेंस आप में दिखाती है तो आप में भी मेहनत करने का और जज्बा आता है अंदर। इवन नॉट जस्ट फैमिली, मुझे क्या लगता है कि ओवरऑल ये जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट की जर्नी है, लॉट ऑफ सीरीज आर कमिंग अराउंड दैट थिंग एज वेल, कि एक सेंसिटाइजेशन होना चाहिए कि होल सोसाइटी शुड सपोर्ट देम। इफ समबडी इज ट्राइंग फॉर द लीडरशिप पोजीशन, तो दैट इज अ डिफिकल्ट जॉब टू डू। इवन नॉट जस्ट फैमिली, वो जो although it is a very idealist thing to say, but at least we should put it over here कि जो
पूरा सराउंडिंग है, पूरा इकोसिस्टम है, उसे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है इस एग्जामिनेशन में। सर आई थिंक इसके लिए आपको भी बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा खुद से. यू शुड सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु सपोर्ट योर गोल, हु शो कॉन्फिडेंस इन यू. मैंने अपने बाकी सारे फ्रेंड्स को एक्सक्लूड कर दिया था, सिर्फ 4-5 फ्रेंड्स थे जो हु हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी, हु हैव ऑलवेज सेड कि तू तो आईएएस बनेगी बनेगी और कोई बने ना बने. तो आप उनसे बात जब करते हो तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस वो आता है. तो यू हैव टू बी स्मार्ट ऑल्सो. जो टॉक्सिक पीपल है उन्हें लाइफ से एलिमिनेट करो, है ना, उनका कोई वैसे भी रोल नहीं है लाइफ के अंदर. ऑलराइट, फेयर इनफ. इसके अलावा एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि लुक, आप ये एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं, एक एस्पिरेंट मेंटालिटी रहती है ना, वी लाइक बैग ऑन आवर शोल्डर गोइंग टू द कोचिंग क्लासेस एंड एटसेट्रा, एंड सडनली एक लिस्ट में नाम आता है ना, और आता है रैंक 8 ईशिता राठी. सडनली यू बिकम एन ऑफिसर, एवरीबडी वांट टू गेट इन टच विद यू, वांट टू गेट क्लोज कनेक्शन एंड एवरीथिंग. सो हाउ डज इट फील फ्रॉम एन एस्पिरेंट टू सडनली बिकम अ सुपीरियर ऑफिसर? हाउ डज इट फील? सर आई थिंक जब वो पीडीएफ आती है उसके कुछ टाइम बाद तो सिर्फ ये रिलीफ होता है आपको कि यार आई एम आउट ऑफ दिस साइकिल, अब मुझे ये एग्जाम नहीं देना है. Right. उसके बाद व्हेन यू गो आउट, व्हेन यू मीट पीपल, तो ऑब्वियसली दे गिव यू अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, दे मेक यू योर देयर प्रायोरिटी. इससे पहले तक शायद आपके ओपिनियंस भी इतने मैटर नहीं करते हैं, लेकिन जब आप ग्रुप में बैठते हो इसके बाद तो आपके ओपिनियंस मैटर करने लग जाते हैं, सुने जाते हैं. इसके बाद obviously they want to get close to you, they want to make connection. इसके अलावा people have a lot of aspirations from you also. तो expectation होती है, एक sense of responsibility अभी से feel होने लग जाती है. People डिलीवर करना है. They give suggestions कि IAS बन के इसके बाद ये करना, because people have a lot of एक्सपेक्टेशन कि एक ऑफिसर जाता है तो किस तरीके से काम करता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो सारे सजेशंस आते हैं, काफी ओवरवेलमिंग रहता है. राइट, ग्रेट. सो वन थिंग आई वुड लाइक टू आस्क नेक्स्ट, दैट एक सजेशन काफी जगह मैंने ये देखा है कि आपको पूरे वर्ल्ड से कट ऑफ हो जाना है, सोशल मीडिया नहीं यूज करना है ना. तो व्हाट इज योर ओपिनियन कि क्या ये एक संत बन के लाइफ प्रिपरेशन करनी चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत आप अपने टाइम पढ़ाई का सेग्रीगेटेड रखें, उसमें ढंग से डिलीवर करें और उसके बाद जो आपका मन हो वो करें? तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? हाउ डिड यू मैनेज दैट थिंग? सर एक बहुत हेल्दी बैलेंस आई थिंक इसमें मेंटेन करके रखना पड़ता है. ऑब्वियसली थोड़ा सोशली कट ऑफ तो होना पड़ता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल एक कमरे में बंद होके पढ़ रहे हो, वो सस्टेनेबल नहीं रह पाता. अगर ये एक स्प्रिंट होती तो मे बी शायद होता, बट दिस इज अ मैराथन. आपको 2 साल इसमें सस्टेन करना है, तो आपको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा. इसके लिए यू नीड योर सपोर्ट ग्रुप. तो मैंने किया था, काफी तरह कट ऑफ किया था, टॉक्सिक पीपल से कट ऑफ किया था, नेगेटिविटी से कट ऑफ किया था. जहां मुझे लगता था दिस इज नॉट वर्थ माई टाइम, वो नहीं करती थी मैं. लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि यार ये मूवी देखनी है, तो देखनी है. बिल्कुल. ठीक है. सो बेसिकली आप अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करें, है ना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी अगर आपको डिसअपॉइंट कर रहा है, कोई भी आपको डिमोरलाइज कर रहा है, कोई भी ऐसे थॉट्स हैं जो कई बार हम बार बार सोचते रहते हैं और हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, उनसे फिल्टर आउट करना है. दैट इज द होल एजेंडा. ऑलराइट. एक और क्वेश्चन काफी जगह मैंने ये देखा है कि लोगों का रहता है, वी कैन बस्ट दैट मिथ एज वेल, दैट कि कितने आवर्स आपको पढ़ना होता है. अगर आप देखेंगे बहुत जगह हमने देखा है, लोग बोलते हैं कि 14 घंटे पढ़ रहे थे, 15 घंटे पढ़ रहे थे. इवन मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता हाउ दे वर स्टडिंग फॉर दैट लॉन्ग ड्यूरेशन इवन विद अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी. सो हाउ मेनी आवर्स यू यूज्ड टू स्टडी? सर मैंने आवर्स तो देख के नहीं पढ़ाई करी थी, मैं हमेशा अपने टारगेट्स बना के पढ़ती थी. टारगेट्स भी मैं वीकली टारगेट्स बनाती थी, उसमें उसको मैं डेली में ब्रेक डाउन करती थी. एवरेज लग जाता था 7-8 घंटे, इतना तो डालना ही पड़ता है. लेकिन अगर मेरे टारगेट, कभी कभी ऐसा होता है ऑल डेज आर नॉट इक्वल. कुछ डेज आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी जा रही है, अगर आपके टारगेट 5 घंटे में कंप्लीट हो गए तो एंजॉय करो अपना टाइम. लेकिन फिर अगर आपके टारगेट्स 8-9 घंटे में भी नहीं हो पा रहे, यू नीड टू पुट इन दैट टाइम. सो बी ऑनेस्ट टू योर टारगेट्स and be disciplined to your the क्या बोलते हैं जो गोल आप बना रहे हो डेली, उसमें आप ऑनेस्ट रहो. तो जो गोल्स हैं उसको अचीव करना है, वो 7 घंटे में हो, 8 में हो, 10 में, डजंट मैटर. वो आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर है कि आप कितने प्रोडक्टिव रह के पढ़ सकते हो. राइट. ठीक है. अच्छा, तो ये इसके अलावा एक और चीज मैं पूछूंगा, ऑल दीज इश्यूज वी यूज्ड टू टेक अप इन आवर मेंटरशिप सेशंस. So how does Ed Sarthi's mentorship session has helped you in your preparation? I think we are associated with, you are associated with VJ UPSC, not just Ed Sarthi. Yes. So how does Ed Sarthi has helped in your journey? Sir, I think Ed Sarthi ने तो मेरे को बहुत हेल्प किया है, both at the prelims as well as at the main stage. I was associated with you right from the starting. जब आपने first video अपनी रिलीज करी थी, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो I was skeptical
कि मेरे को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज प्रीलिम से एक महीना पहले आप एक किसी महीना और पहले, की yes. स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हो, दैट इज वेरी रिस्की। लेकिन बेस्ट थिंग अबाउट योर गाइडेंस वाज कि आपने मेरी स्ट्रैटेजी को डिस्टर्ब नहीं किया, अपने एक्सपीरियंसेस आपने डिलीवर किए जो मैंने अपने हिसाब से पिक किए और अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन किया। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट। इसीलिए फिर मैंने आपका वीजे यूपीएससी वाला मेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया था। उसमें जो आपके वैल्यू एडिशंस रहते थे कि इंट्रोडक्शन प्रिपेयर्ड, कंक्लूजन प्रिपेयर्ड, थोड़ा थोड़ा आपने वो बताया था कि कैसे एक आंसर लिखते हैं, कैसे कीवर्ड्स को क्वेश्चन से ही उठाते हैं, स्ट्रक्चरिंग कैसे करना है। यस सर, तो ये सारी चीजें मैंने आपसे सीखी थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जाम में किस तरीके से, किस माइंडसेट के साथ जाना है, किस कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। मेरे को आपकी एक लाइन याद है कि प्रीलिम्स में ऐसे जाओ कि आपका तो निकल ही रहा है और 4-5 लोग आपको देख के घबरा जाए कि यार इसमें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। कॉन्फिडेंस का बहुत रोल है। यस सर, स्पेशली प्रीलिम्स और इवन मेंस में भी। तो प्रीलिम्स में मैं वही माइंडसेट लेके गई थी। मैं आपकी वीडियो 3-4 बार सुन लेती थी, वो लास्ट में जो मोटिवेशन वाली आप डालते थे ना कि किस माइंडसेट से जाना है, और उसी माइंडसेट से बिल्कुल कि मेरे को तो सब कुछ आता है, मेरा तो सिलेक्शन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस माइंडसेट इवन कॉन्फिडेंस का बहुत ज्यादा रोल है पूरे एग्जामिनेशन में, नॉट जस्ट प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू। आई थिंक वी हैड few conversation around interview as well कि इंटरव्यू कैसे हैंडल करना है, सेकंड इंटरव्यू, तो वहां पे भी आप किस कॉन्फिडेंस से अपनी बात रख रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, करेक्ट, राइट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वी विल टेक अप प्रीलिम्स। लोग अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपने भी 3 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिए। पहला प्रीलिम्स आपका क्लियर नहीं हुआ, सेकंड प्रीलिम्स यू वर एबल टू मैनेज टू क्लियर एग्जामिनेशन, थर्ड में आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, एंड जो थर्ड प्रीलिम्स है जिसमें आपका रैंक 8 आया है, उसमें आपका मार्कशीट मैंने चेक किया, सीसैट में आपका स्कोर था 66.68, राइट? ठीक है, तो बहुत मार्जिन बहुत कम था। अब द थिंग इज कि इट इज नॉट अबाउट एबिलिटी, इट इज नॉट अबाउट टैलेंट। व्हाट आई हैव सीन इज कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत सारे अनसर्टेन क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, है ना, जो कि आपने कहीं पढ़े नहीं होंगे, रैंडम करंट अफेयर होगा। सो हाउ डज दैट थिंग कम इनटू पिक्चर? जब द पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस अपॉन, उन अनसर्टेन क्वेश्चंस को देख के जो न्यू कमर्स हैं उन्हें ये लगता है कि they need to read lot of content, lot of random content, I would say, है ना? So how did that picture sorted out for you? सर मुझे लगता है यूपीएससी एक बैलेंस मेंटेन करता है करंट अफेयर्स, रैंडम क्वेश्चन और स्टैटिक के बीच में। तो जब रैंडम क्वेश्चन में एग्जाम में देखती थी, मैं उसके बारे में वरी नहीं करती थी कि चलो छोड़ो, मेरे को नहीं आ रहा, किसी को नहीं आ रहा है। Right, exactly. आगे जाते हैं, स्टैटिक देखते हैं। मेरा पॉलिटी और इकोनॉमी, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जब 40 क्वेश्चन हो जाते हैं इनसे रफली, ये क्वेश्चन करने के बाद कॉन्फिडेंस आता था कि अब मारेंगे तुक्के। फिर जाती थी मैं रैंडम क्वेश्चंस, रैंडम नहीं, वो वाले क्वेश्चंस पे जो लगता है कि हाँ हो सकते हैं थोड़े करंट की नॉलेज से। उसमें आई थिंक जैसे आपने बताया था एक बार कि यूपीएससी का माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है, जो आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन से पता चलता है। वो आपसे फैक्ट्स पूछ ही नहीं रहे हैं, वो आपसे कंसेप्ट पूछ रहे हैं और उसी में एलिमिनेशन से आपके आंसर आ रहे हैं। तो अगर आप यूपीएससी का थिंकिंग प्रोसेस सीख जाएंगे, उनको अप्रिशिएट करना पूछ जाएंगे कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो क्यों पूछा है, तो आई थिंक थोड़ा इजी हो जाता है। और कुछ तो ऐसे परेशान करने वाले सवाल आते हैं सर जो आई थिंक इग्नोर ही करने चाहिए। छोड़ने चाहिए। 2021 वाला जो अटेम्प्ट था उसमें जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन थे या फिर कुछ अवार्ड्स के क्वेश्चन थे, वो इग्नोर वाले क्वेश्चन थे। मेरे सेट में सबसे पहले वही क्वेश्चन आए थे, अगर मैं उसको देख के घबरा जाती तो गया था पेपर। मेरे स्टैटिक के, इको के, पॉलिटी के बिल्कुल एंड में क्वेश्चन थे, मैंने एंड से पेपर स्टार्ट किया था। तो वो जजमेंट आपको पेपर के अंदर ही बनानी पड़ती है, वो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि मेरे को नहीं आता तो किसी को नहीं। आई फील लाइक कि मैं अपने मेंटरशिप सेशंस के रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ। सर आपसे ही सीखा है सब। ऑलराइट, थैंक्स अ लॉट। So thank you very much our viewers. This is